नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है अपना वोट किसे दें और आपका वोट देने का मतलब क्या है और राष्ट्र पर उसका असर क्या है। मित्रों, अभी हाल ही में हुए संपन्न 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और दक्षिण भारत के राज्यों के संपन्न होने के बाद 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा। पंजाब के लोगों ने 200 यूनिट बिजली के लालच में अपना वोट अरविंद केजरीवाल जैसे नौटंकी को दे दिया। उन्हें लगा कि मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूं। असर क्या हुआ कि आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कामों का वो लोग भी खुले मन से समर्थन कर रहे हैं जो लोग योगी आदित्यनाथ और उनके पार्टी का घोर विरोधी हैं, और उनका काम ही प्रथम दृष्टया योगी का विरोध करना है, बिना कुछ सोचे समझे योगी का आलोचना करना है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का निर्विवाद रूप से लिया गया हर निर्णय का हर राजनीतिक दल कायल है, इसलिए क्योंकि हर देशवासी उनके इस बात का समर्थन करता है कि योगी आदित्यनाथ का किया हुआ हर निर्णय निर्विवाद है, निष्कंटक है और निष्पाप है। देश में अब एक बात जोर शोर से चलने लगी है कि अगर मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, लेकिन अगर योगी है तो सब कुछ पर यकीन है। योगी पर यकीन है, योगी के काम पर यकीन है, योगी के निर्विवाद छवि पर यकीन है, योगी के धर्मनिरपेक्षता पर यकीन है, योगी के किसी भी गुट में ना होने पर यकीन है, योगी के गरीब समर्थक, अमीर समर्थक, भारत और भारतवासियों के समर्थक होने पर यकीन है, योगी के एक्शन में बिना कोई भेदभाव का दिखने वाला असर पर यकीन है। वहीं अरविंद केजरीवाल को वोट देने वाले लोग अब ये देख रहे हैं कि आज जो कभी नहीं हुआ, मतलब जो औरंगजेब ने नहीं किया, जो अंग्रेज ने नहीं किया, केजरीवाल के कुछ महीने के कार्यकाल में ही वहां वो सब दिखने लगा है। सिख विरोधी हिंदू ये कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म सिख धर्म से अलग ही नहीं है। हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म दोनों ही तीनों धर्म एक ही है। वो हिंदू धर्म के अंदर की ही एक ब्रांचेज है, जिसे कोई एक आदमी सिखी की तरफ ले गया, दूसरे आदमी जैन की तरफ ले गया। मित्रों, जो लोग हिंदू और सिख में दरार डालना चाहते हैं, विवाद डालना चाहते हैं, उस पर तलवारें भांज रहे हैं, उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि सिख धर्म के गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों को जीते जी दीवार में चुनवा दिया, खौलते तेल में स्वयं को तलवा दिया, गर्म पानी में अपने आप को उबलवा दिया, जिंदा अपनी खाल को नोचवा दिया, लेकिन सत्य सनातन धर्म को झुकने नहीं दिया। सत्य सनातन धर्म के अपमान में एक शब्द नहीं कहा। क्या ये सिख की मानने वाले लोग अब आज इतनी सिखी बघार रहे हैं कि वो हमारे परम पूज्य गुरुओं से आगे चल गए? क्या वो लोग अपने आप को परम श्रद्धेय गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन सिंह जी जैसे महान गुरुओं से अपने आप को आगे समझ रहे हैं, विद्वान समझ रहे हैं, या सिक्खी का बहुत बड़ा ज्ञाता समझ रहे हैं? ये वो बताएंगे। लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि सिख धर्म कभी भी हिंदू धर्म से अलग रहा ही नहीं, और हिंदू और सिख में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को सरकार में ले आकर के जो कुछ लोगों ने अपना भूल किया है, जो अपना पाप किया है, वो आज उनको दिख रहा है। लेकिन मित्रों, एक बात आपको जान करके आश्चर्य हुई कि अरविंद केजरीवाल को 300 यूनिट या 200 यूनिट फ्री के लालच में नहीं लाया गया है। असल में केजरीवाल पूरा चुनाव खालिस्तान के समर्थन से लड़ा, और खालिस्तान
को समर्थन देने के नाम पर सरकार बनाया है। चुनाव भर अरविंद केजरीवाल पंजाब में जिस घर में रहा करता था वो घोषित खालिस्तानी का घर था, जिस पर पुलिस ने कई बार दबिश दे करके उसको पकड़ा है और वो फरारी काट रहा है। अरविंद केजरीवाल को पूरे पंजाब में उसी खालिस्तानी का घर मिला जिसको उसने आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया, उसका भोजन ग्रहण किया, उसका पानी ग्रहण किया, उसके यहाँ रहा और आज एहसान के बदले में खालिस्तान दिवस मनाने का छूट दिया। या जो पटियाला में खालिस्तान के समर्थन में जो रैली निकाली गई थी, वो रैली में पुलिस को उतना ही ढील देने का जुगाड़ किया गया था जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गुंडों ने एक महिला संसद सदस्य और उसके पति विधानसभा सदस्य के घर पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके चले गए और पुलिस हाथ पांव बैठे खड़ी रही। ठीक वही सीन यहाँ हुआ कि वो सब हुरदंगई आए और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। वो तो भला हो इस सिंगला साहब का जिन्होंने उसका विरोध किया। परिणाम हुआ कि जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे उनको तो सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे थे सरकार ने उनको राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में मकोका और एनएसए लगा करके बंद कर दिया। मतलब जो आदमी राष्ट्र धर्म निभा रहा था, राष्ट्रभक्ति कर रहा था, राष्ट्र को विरोधियों के चंगुल से बचाने का प्रयास कर रहा था और देश में देश विरोधी गतिविधियों का विरोध कर रहा था, उसको गिरफ्तार करवा लिया गया। और सबसे बड़ा बात हो कि वो जिस बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के काम कर रहा था, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, जो कि बाला साहब के बिल्कुल राजनीतिक अंश उनमें लेस मात्र भी नहीं है, बाला साहब के राजनीति के आजू बाजू से भी वो नहीं गुजरे हैं, जिनको कहा जाता है कि वो वाकई बाला साहब के बेटे हैं या सोनिया जी के बेटे हैं, क्योंकि उनमें तो वो सारी चीजें ऐसी आई है जैसे वो सोनिया माता के बच्चे हों। उनमें मातोश्री वाला ऐसे कोई चीज नहीं था, उनको माता राजमाता वाली छवि पर लग रहा था और राजमाता के हंटर और शरद पवार के हुड़की पर उन्होंने उस आदमी को तुरंत पार्टी से बहिष्कृत किया जो उनके पार्टी में था ही नहीं। मतलब वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस बहादुर आदमी ने खालिस्तानियों का विरोध किया था वो शिव सैनिक नहीं था, वो बाला साहब शिवसेना का था। मतलब वो बाला साहब का समर्थक था और मैं नहीं समझ रहा कि बाला साहब के समर्थन करने वाले को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत थी, क्योंकि बाला साहब में राष्ट्रवादिता कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे में कुर्सी प्रेम कूट कूट करके भरी हुई है। जितना वो कुर्सी को अप्रिय और राष्ट्र को प्रिय करते थे, उनका बेटा उतना ही कुर्सी को प्रिय और राष्ट्र को अप्रिय कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस स्थिति पर नहीं आता कि खालिस्तान का विरोध करने पर किसी आदमी को पार्टी से निकालने जैसी जघन्य अपराध का काम कर पाता, अगर उसमें बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक समझ का लेस मात्र भी होता तो। मित्रों, आज जो पंजाब में हुआ है वो एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है, खतरे का शुभारंभ है। और सबसे बड़ा खतरा है कि पंजाब में एक ऐसी सरकार है जो खालिस्तानियों का समर्थक है ओपन रूप पर। मैं कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल का हुआ कन्वर्सेशन का सार्वजनिक हो जाने की वजह से ये बात नहीं कह रहा, और ना ही अरविंद केजरीवाल को बार बार ये पूछने पर कि कुमार विश्वास ने जो इल्जाम लगाया है उसका या तो खंडन कर दीजिए या हाँ और ना में बोल दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव भर बेहयाई से इस बात को अटेंड ही नहीं किया कि मैंने कुमार विश्वास के बात पर कुछ हाँ कहा था, ना कहा था, या कुमार विश्वास झूठ बोले। ध्यान देने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के गैंग के सभी नेता छुटभैया से लेकर के अरविंद केजरीवाल के ठुल्लों ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल मैं बिल्कुल किसी के नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे लिए हर मानव जिसमें जीव है, हर जीव जंतु आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है और अनुकरणीय है। अगर उसमें कुछ अच्छाई है, वफादारी है, ईमानदारी है या ना है, तो अगर मनुष्य है तो मेरे लिए आदर का विषय है। लेकिन केजरीवाल दिल्ली पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कह सकता है जिसकी भर्ती, जांच, परख और टेस्ट लेके की जाती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल तो ठुल्ला ही रखता होगा, क्योंकि राजनीति में वैकेंसी के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई फिजिकल क्वालिफिकेशन और किसी तरह का दिमागी
कंपटीशन का प्रावधान नहीं है कि अगर वो कोई दिमागी जांच से गुजरा है, रिटेन एग्जामिनेशन से गुजरा है, फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरा है और नाप तौल के जैसे कड़े मापदंडों से गुजरा है, तो ऐसे आदमी को तो ठुल्ला से ही बड़ा शब्द का इस्तेमाल प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हल्की बातें करना मेरा सगल नहीं है, ऐसा मेरा फितूर नहीं है, ऐसा मेरा फितरत नहीं है। मित्रों, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि पुलिस प्रशासन, राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन और जब एक सुर में आता है तो किसी भी तरह की आतंक पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मैं पंजाब से हट के आपको वापस यूपी में लेके आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक योगी, एक सन्यासी, एक स्व को अंत कर दिया हुआ इंसान, महामानव आज उत्तर प्रदेश के गद्दी पर एक भगवाधारी विराजमान है। 2017 में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के आज 2022 5 साल पूरा होकर के छठा साल शुरू हुआ है। और जब छठा साल में मतलब दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया, वो पूर्णतः योगी आदित्यनाथ के नाम पर, उनके काम पर, उनके बलिदान पर और उनके स्वभाव पर वोट दिया गया है और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को वो समर्थन दिया गया है। इसमें कोई भाजपा, मोदी, शाह या और किसी का कहीं कोई समर्थन नहीं है। वो सारा का सारा वोट अकेले योगी आदित्यनाथ के छवि, उनके काम करने के तरीके और राष्ट्र के प्रति उनका निर्विवाद प्रेम और किसी तरह के भेदभाव विहीन प्रशासन देने के वजह से दिया गया है। आज योगी आदित्यनाथ का काम ऐसा है कि आज उनका नाम बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ जब से सरकार बनाए हैं तब से आज तक भारत सरकार की निष्पक्ष एजेंसियां जो कि अपराध की डाटा तैयार करती हैं, उनका रिपोर्ट है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ एक बार 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब एक सांप्रदायिक दंगा इस देश ने देखा था। उन दंगों के बाद आज तक 2018 से लेकर के 22 तक उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को और दंगा रोकने में लगे हुए मिशनरी दोनों को यह बात पता चल गया था कि शासन में एक सन्यासी बैठा है। उस सन्यासी का काम करने का तरीका ये है कि अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो सबसे पहले आपको कड़ी और बड़ी दंड दी जाएगी और दंड देने में जो खर्चा आएगा वो आप वहीं से वसूला जाएगा। ऐसा वो वसूल करके राजकोष में जमा करके साबित कर चुके हैं। राष्ट्र प्रेम पर उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है और राष्ट्र के विरुद्ध बात करना भी अब उत्तर प्रदेश में अपराध की श्रेणी में आ गया है। बेशक वो कानून के श्रेणी में न आया हो, कानून के नजर में वो बेशक अपराध ना हो, योगी आदित्यनाथ के नजर में अपराध है। और अगर अपराध है तो वो अपराधी है और अपराधी है तो उत्तर प्रदेश में 2 ही स्थान है, या तो वो जेल में है या जहन्नुम में है। अब जेल और जहन्नुम में से चयन करने का अधिकार योगी आदित्यनाथ ने उन अपराधियों को दे रखा है कि भाई आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, आपका अपना स्वतंत्र विचार है और आपको इस बात की स्वतंत्रता है कि आप सोचें कि आपको जेल जाना है या जहन्नुम जाना है। हम दोनों तरफ के दरवाजे खोल कर रखे हुए हैं। जेल जाएंगे वाहन में जाएंगे, जहन्नुम जाएंगे वाहन से जाएंगे। दोनों ही मामला उनके सामने बड़ा स्पष्ट और क्लियर है। वहीं आज देख रहे हैं कि बाकी लोग पुलिस प्रशासन के रहते हुए सरकार के मनसा भाप करके अपना कुकृत्य चालू करते हैं, जैसे पंजाब में हुआ है। खालिस्तानियों को लगा कि आज मेरा समर्थक, मेरे को समर्थन देने वाला मुख्यमंत्री है जो कि मेरे ही घर में विराजमान रह करके पूरा 5 साल मेरे अनुकंपा से अनुकंपित हो करके मेरे एहसान से दब करके चुनाव लड़ा है, तो आज उन एहसानों का बदला लेने का मौका आया है और अपना वर्षों पुराना वो ख्वाब जो जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल तो सिर्फ पंजाब का मुख्यमंत्री बना हुआ है और देश का सुरक्षा और देश का नियंत्रण हमारे मजबूत सेनाओं के हाथ में है, उसमें केजरीवाल का कुछ नहीं चलेगा। और जब सेना को लगेगा कि राष्ट्र खतरे में है तो फिर वो कुछ नहीं सोचते हैं, वो अपने कमांडर का आदेश देता है और हमारा कमांडर राजनीतिक प्रेरणा से लेकर के अपने डिसीजन को नहीं लेता है, वो राष्ट्र हित और राष्ट्र के प्रभाव को देख करके लेता है। और मैं नहीं समझता कि हमारे सेनाओं के सामर्थ्य पर, शौर्य पर और उनके मर्दांगनी पर किसी को भी लेस मात्र भी संदेह होगा। ऐसा मुझे लग रहा केजरीवाल को भी नहीं होगा।
आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बार बार मैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों कह रहा हूं, मैं क्या यादाश्त कमजोर हो गया है मेरा? नहीं, असल में क्या है कि तकनीक रूप से भारत के संविधान का शपथ बेशक वो बेवड़े बाबू ने लिया हो, लेकिन ना तो उनका राजनीति में कोई मान है, ना ही राजनीतिज्ञों के मन में उनका कोई सम्मान है। केजरीवाल के नजर में उनका ना मान है, ना सम्मान है, ना वो गुरमान है, ना गुरदास मान है। तो फिर भगवत मान को क्या वो भगवत भरोसे ही है, इसीलिए उन पर चर्चा नहीं की जाए तो ठीक है। दिल्ली में आते हैं, स्क्रिप्ट लेकर के दिखाते हैं और सारा काम का कॉपी जांच करवाते हैं और प्रेस में बताते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की दशा दिशा देखने के लिए आया हुआ हूं। सच्चाई ये थी कि पिछले 5 साल से वो दिल्ली में ही काबिज थे संसद सदस्य होने के नाते, और स्कूलों के दुर्दशा को वो बड़ा नजदीक से देखे हैं। अब अलग से देख करके क्या करेंगे? लेकिन अगर वो प्रेस में पूछेंगे कि मैं वो कॉपी लेकर के आया हूं जिस पर केजरीवाल जी ने नंबर देना है, जो महीने दिन में मैंने काम किया है, तो थोड़ा जगहसाई होती। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने स्कूलों को दशा देखने का काम किया है, इसीलिए लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असली दोषी केजरीवाल है, क्योंकि केजरीवाल का ही करामात है। खालिस्तान समर्थक केजरीवाल है और केजरीवाल की वजह से उसके लोग हैं। आज अंत में पता होगा कि उसकी दंगाई सहयोगी को 7 या 8 साल का सजा दे दिया है अदालत ने। अब वो नहीं कह सकता कि सब मिले हुए हैं जी, जज साहब भी मिले हुए हैं, क्योंकि ऐसा वो इसने नहीं कह सकता कि उसको ये पता है कि वो कहने का मतलब क्या है। मित्रों, अंत में मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि स्थिति बड़ा भयावह है। केजरीवाल खालिस्तान समर्थक अब मुख्यमंत्री के सीट पर काबिज है। सरकारी गोपनीय डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री होने के नाते भगवत मान के पास आएंगी, और भगवत मान के पास आएंगी तो केजरीवाल के पास स्वतः पहुंच जाएंगी या पहुंचा दी जाएंगी। इस पर तो किसी को रत्ती भर भी संदेह नहीं है। खालिस्तान अपना फंड फैलाएगा। इसमें हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा के काम काज को देखने वाले लोग को जरूर पैनी नगर इस पर होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। अपने सुरक्षा में काम करने वाले लोगों के शौर्य पराक्रम और बलिदान पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं कर रहा हूं, बल्कि मांग कर रहा हूं कि एक ऐसा आदमी देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, जो बार बार पूछने पर भी ये नहीं कह रहा है कि खालिस्तान से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना ही वो ये कह रहा है कि खालिस्तान आंदोलन का इस देश में क्या मतलब। हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मानने वाले लोग हैं। इस स्थिति में हमारे खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा में तैनात लोगों को और ज्यादा जिम्मेवार और जवाबदेह होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप परिणाम जानते हैं। मैं क्या करूं? मैं तो आपके पराक्रम को प्रणाम करता हूं, आपके शौर्य को सलाम करता हूं और आपके अदम्य साहस के सामने नतमस्तक होकर के आपको नमस्कार और भारत माता को साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। इस विषय पर सोचिएगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए या अखंड राष्ट्र चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।